चिंकू अपने परिवार के साथ गोवा के बीच पर सैर करने आया है। उसके साथ उसकी बीवी मुनमुन, बड़ा बेटा टुन्नू और छोटा बेटा कुन्नू है। वो सभी फुटबॉल खेल रहे हैं। तभी कुन्नू फुटबॉल को एक जोरदार किक मारता है और बॉल दूर झाड़ियों में जाकर गिरती है। कुन्नू कहता है, आप रुको मम्मी पापा, मैं जाता हूँ और झट से बॉल लेकर आता हूँ। अरे कुन्नू बेटा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नो पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सब काम अकेले कर सकता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ वापस आया, आप यहीं रुको। कुन्नू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, पर ऐसे ही बहुत देर हो जाती है और कुन्नू लौटकर नहीं आता। उसके मम्मी पापा अब परेशान हो जाते हैं। वहीं पास में डिटेक्टिव जे भी पड़ा हुआ धूप सेक रहा था, तो वो उन दोनों के पास आया। उन दोनों ने डिटेक्टिव जे को पूरी बात बताई। मैं तो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊँ, वहीं ये केस पहुँच जाते हैं। कहीं भी चैन से घूमने नहीं देते। अब चलो, पता चल गया है तो बच्चे को ढूंढा जाए। डिटेक्टिव जे को वहाँ घूम रहे 3 लोगों पर शक जाता है और वो उन तीनों से पूछताछ करता है। तो एक आदमी कहता है, सर, मैं एक इज्जतदार परिवार से हूँ, मैं ये काम क्यों करूँगा? और वैसे भी मैं तो यहाँ सुबह से घूम रहा हूँ, वो भी अकेले ही। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं और मैंने किसी को बच्चे को देखा ही नहीं, तो किडनैपिंग की तो बात दूसरी है सर। डिटेक्टिव जी ने एक औरत से पूछा, तो वो बताती है, अरे भैया, मैं तो यहाँ अभी अभी आई हूँ और तुम लग गए मुझसे पूछताछ करने। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकसूर हूँ। अब बताओ, चैन से कोई घूम भी नहीं सकता, लोग लग जाते उस पे इल्जाम लगाने। गोवा क्या घूमने आई, या तो किडनैपिंग का इल्जाम लग गया। डिटेक्टिव जी ने एक और आदमी से पूछा, तो वो बताता है, सर, मैं तो अभी अभी आया हूँ धूप सेकने, मुझे किसी बच्चे के बारे में नहीं पता। मैं तो एक अमीर परिवार से हूँ, मैं भला क्यों किडनैपिंग करने लगा? बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं है। डिटेक्टिव जी समझ गया कि कौन झूठ बोल रहा है। झूठ यही तीसरा वाला आदमी बोल रहा है। इसके सर पर देखिए, इसने वही टोपी पहनी हुई है जो उस बच्चे ने पहनी हुई थी। डिटेक्टिव जी को इसी से क्लू मिल जाता है और वो उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो अपना जुर्म कबूल लेता है। डिटेक्टिव जी हमेशा की तरह इस बार भी जीत जाता है और उस बच्चे को उसके चुंगल से बचा लेता है। चुनमुन के पास भगवान की दया से सब कुछ था, एक अच्छा बेटा, अच्छी बहू और भी ऐशो आराम की हर चीज। लेकिन फिर भी चुनमुन अपनी किस्मत को रोती रहती थी। एक दिन वो अपनी पड़ोसन चुनमुन से कह रही होती है, अरे क्या बताऊं बहन, खाने के बहुत लाले पड़े हुए हैं, जो कुछ मिल जाता है वही हम खा लेते हैं और पहनने को भी बस 3-4 साड़ियाँ ही हैं बस, जो मैं और मेरी बहू दोनों अदल बदल कर पहन लेती हैं। लेकिन चुनमुन, तेरा बेटा तो शहर में काम करता है, वो क्या तुझे पैसे नहीं भेजता? अरे नहीं, टुनटुन भेजता है, लेकिन आधे ही भेजता है और तू तो जानती है इतने कम पैसों में कैसा गुजारा होगा। हाँ चुनमुन, महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है। वैसे बहुत दुख हुआ तेरी ये दुख भरी कहानी सुनकर। तो चल, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। टुनटुन अपने घर की तरफ चली जाती है, लेकिन उसकी बहू टूनी ने अपनी सास की साड़ी वाली बातें सुन ली थी और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने टुनटुन आंटी से झूठ क्यों बोला कि हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं? अरे बहू, तू नहीं जानती कि लोगों की कितनी बुरी नजर होती है और वो कितनी जल्दी लग जाती है। इसलिए लोगों को ऐसा ही दिखाना चाहिए कि हम बहुत गरीब हैं और हमारे खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा, आपकी लीला आपकी जाने माँ जी। वैसे माँ जी बता दीजिए, रात को क्या खाना बनाना है? अरे रात को खाना बनाने की क्या जरूरत है, सुबह का खाना तो पड़ा ही हुआ है, सही गर्म करके खा लेंगे हम दोनों। और क्या, हम दो ही तो हैं। अपनी सास की बात सुनकर टूनी मन ही मन कहती है, हे भगवान, पता नहीं कहाँ से इतनी कंजूस सास मेरे गले पड़ गई। ऐसे ही एक दिन टूनी अपनी सास से जाकर कहती है, माँ जी, वो घर में रखी हुई सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, चलिए ना बाजार चलते हैं। अरे बहू, अभी तो 7 ही बजे हैं, रात के 9 बजे चलेंगे ना, तब तक सब्जियाँ भी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन माँ जी, उस समय तो सब्जियाँ भी खराब और बची कुची ही मिलेंगी। अरे बहू, सस्ती भी तो मिलेंगी ना। चुनमुन ऐसा कहकर अपनी बहू की बात टाल देती है और वहाँ से चली जाती है और रात को दड़ी गली सब्जियाँ लाकर दे देती है। और ये देख टूनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत कर लेती है। ऐसे ही एक दिन टूनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे अपने मायके जाना है। ये ले 50 रुपए। लेकिन माँ जी, इतने से क्या होगा? अरे तू पूछ रही है इतने में क्या होगा? अरे इतने पैसों में ही काम होगा। देख, यहाँ से तो तू पैदल बस स्टॉप तक चली जा। अरे 3 किलोमीटर ही तो दूर है। कितना दूर होता है 3 किलोमीटर? भागते भागते चली जाएगी और उसके आगे से जो पैसे लगेंगे वो मैंने तुझे दे ही दी। अब फिर और पैसों की जरूरत क्या है? अब तो टूनी का पारे हाई हो जाता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, बस बहुत हो गया आपका कंजूसीपना। हमने को आप कंजूसीपना ही दिखाती रहती हैं।
अरे माँ जी, इतने पैसे बचा बचा कर आप कहाँ ले जाएंगी? ये जिंदगी है, अच्छे से जियो। रो रो कर जिंदगी काट रही है और अपने साथ मुझे भी ऐसा बना रही है। अपनी बहू की बात सुनकर चुनमुन को भी अपनी कंजूसी का एहसास होता है और वो आगे से कंजूसी करना छोड़ देती है। भंडारा नगर के गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो लोग गरीब थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी खुशी रहते थे। बबलू एक बुनकार था और अपने एक चक्रे में बच्चों के लिए कपड़े बनाता था। उनको बेचकर वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कालू की दुकान उसकी दुकान के सामने थी। वो भी कपड़े बेचता था, लेकिन वो बदमाश था। एक दिन बबलू की दुकान में कड़क सेठ अपने बच्चों के साथ आता है। बबलू, पीलू, तुम लोगों के बारे में बहुत सुना है। मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े दिखाओ। सेठ जी, आप हमारे यहाँ आए, बहुत धन्यवाद। ये देखिए। कड़क सेठ जी, ये इसी चक्री से बनाए हुए हैं। हाँ, बहुत मेहनत का काम है ये। ऐसे कपड़े तो बड़े बड़े शोरूम में भी मिल जाते हैं। ये लो 2000 रुपए और इन्हें पैक कर दो। कड़क वहाँ से बहुत खुश होकर जाता है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। तुम लोग मेरी इस शानदार दुकान के सामने से निकल जाओ। तुम गरीबों के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ फोड़ दूंगा। शाम तक खाली करके चले जाना। उसके जाने के बाद, सुनिए जी, ये कालू तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसने तो हमें खुले आम धमकी दी है। इससे बचकर रहना चाहिए। मैं साधु बाबा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें सभी मुसीबतों से सुरक्षित रखे। पीलू आंखें बंद करके साधु बाबा से प्रार्थना करने लगती है। वो लोग अपनी दुकान खाली नहीं करते हैं। इसको देखकर कालू उसी रात अपने गुंडों के साथ बबलू की दुकान में तोड़फोड़ कर देता है। अगले दिन जब बबलू दुकान जाता है, पीलू, देखो, कालू ने हमारी दुकान को तबाह कर दिया है। गरीबों का कोई नहीं होता है पीलू। आप चिंता मत करो जी, मैंने साधु बाबा जी से प्रार्थना की है। वो हमारी रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं नया चरखा कहाँ से लाऊं? नई रुई, कपास, कॉटन कहाँ से लाऊं? उसके लिए पैसे भी चाहिए। इस बदमाश ने दुकान तोड़ फोड़ दिया है, चक्रा भी तोड़ दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो कहती हूँ आप अपना नया चक्रा खुद बनाओ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। उसका बनाकर साधु बाबा का धन्यवाद करके हम नई दुकान शुरू करेंगे। और फिर अगले दिन बबलू नया चरखा बना लेता है और पीलू उसकी पूजा करती है और साधु बाबा जी को याद करती है। बबलू चरखे में फिर से कपड़े बनाने लगता है। जैसे ही चरखे में से रुई, कपास, कॉटन जाती है, वैसे ही वो अपने आप बढ़िया सा कपड़ा बनकर निकल आता है। इसे देखकर पीलू बहुत खुश होती है और बबलू देखता रह जाता है। तभी वहाँ पर कालू अपने गुंडों के साथ आ जाता है। बबलू, तुम्हारे पास ये चरखा कहाँ से आ गया? तू तो मुझसे भी बड़े बदमाश है। अब मैं तेरे इस चरखे को भी तोड़ दूंगा। फिर तू चरखा बनाते रहना और मैं तोड़ता रहूंगा। सुनो कालू, तुमने हमारे वैसे भी बहुत नुकसान किए हो। तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। ये साधु बाबा जी का आशीर्वाद से बना हुआ चरखा है। अगर तुम गरीबों को साधु बाबा का आशीर्वाद होता तो ऐसी गरीबी नहीं रहते। मैं तुम्हारी दुकान फिर से तोड़ दूंगा। कड़क चरखा तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उस चरखे से बहुत सारी जंजीरें निकलती है और कालू और उसके गुंडों को जकड़ लेती है। तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट होते हैं। दुष्ट कालू, तू हमेशा गरीब लोगों को तंग करता रहता है। पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो और बबलू बहुत ईमानदार और नेक दिल के हैं। इनकी दुकान तोड़कर तूने बहुत बड़ा पाप किया है। भाग जा यहाँ से। साधु बाबा को देखकर कालू और उसके गुंडे डर जाते हैं और जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर साधु बाबा पीलू को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है और उनकी गरीबी दूर होती है। अब वो बड़ी दुकान और बहुत सारे और चरखे खरीद लेते हैं। देखा जी आपने, साधु बाबा के आशीर्वाद से हमारे कपड़े कितने अच्छे से बिक रहे हैं। हमारे दुख
खत्म हो गए हैं। पीलू और बबलू ईमानदारी से मेहनत करते थे, जिसकी वजह से उनकी भक्ति रंग लाई। वो लोग पैसे वाले होने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं और फिर खुशी खुशी रहते हैं।